Okay, students. So today's now we are going to discuss some previous year questions related to the chapter electric field and charges. जैसे कि कल आपने देखा था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर का। और आज हम लोग जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 1 जो हमारे पास है, उस चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम लोग देख लें चैप्टर में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ऑफ 2 मार्क्स। ओके, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है, उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, that is a field line cannot have a sudden break, why is it so? क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से समझिए। इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो एक कंटिन्यूअस कर्व है, दैट इज इसका मतलब है कि फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं इज द मूवमेंट ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस करा था, दोज इमेजिनरी कर्व इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए वो इमेजिनरी कर्व जिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। और किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। उन कर्व को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो उस कंसेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होती है इज द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ कंटिन्यूअस फोर्स। जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या करता है, एक कंटिन्यूअस फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। और जब वो कंटिन्यूअस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा एक कैसा शो करेंगी, एक कंटिन्यूअस कर्व को शो करेंगी। तो अगर आपको किसी को बतलाना है तो आप वहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज Q naught tends to 0. Moving charge experiences a continuous force in an electrostatic field, so an electrostatic field line is always a continuous curve. आपने मालूम है E is equal to F upon Q होता है, then F is equal to कितना हो जाएगा, Q naught into E हो जाएगा। Due to the electric field the test charge positive charge experiences a force, तो वो एक कैसा कंटिन्यूअस कर्व हम लोगों को दिखाएगा। अब इसी में देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक सिंगल पॉइंट पर हमारे पास दो टेंजेंट होंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी है, 1, और दूसरी कौन सी है, 2। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए पॉइंट पर आपको वहां पे देखने को मिल रहा है कि दो टेंजेंट आ रही हैं, E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें उन्होंने क्या रखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप देखेंगे डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं जिन पर -Q और +Q इस तरीके से हैं, और जब ये एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पर सेपरेट किए जाते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एग्जाम्पल भी मैंने इसके बतलाए हैं आपको, HBr, H2O, HCl, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं। लेकिन चूंकि यहां पे इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट,
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं आपको बतला दूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वन चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे कि मैं क्लियर कर दूं, ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां की ओर होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो अगर हम लोग इसको इन वेक्टर नोटेशन या इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिख के देखना चाहें तो वेक्टर P इज इक्वल टू Q और इंटू 2A। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, तो आपको बहुत अच्छे से यहां पे दिख रहा होगा कि SI यूनिट, चार्ज का यूनिट आपको मालूम है कूलॉम और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलॉम इंटू मीटर इसका SI यूनिट होगा। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें तो चार्ज का AT और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? L। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि मेरे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहां पे आपने देखा इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, उस क्वेश्चन में यहां पर हम लोगों से क्या रखा है इन्होंने? डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन नंबर 1 पॉइंट करके क्या रखा है? स्टेबल, और B पॉइंट करके क्या रखा है इन्होंने? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या रखा है कि हम लोगों को कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमें उसका डायरेक्शन बताना है, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कैसी है? यूनिफॉर्म। तो उसको हम लोग एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि वो पैरेलल है। आप सामने फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में आपने देखा कि ये एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर चार्जेस माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। और जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो वो यहां पर कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि यहां पर हम लोग डाइपोल को अगर बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये आपने देखा उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट कितनी डिग्री एंगल बनाएगा? 180 डिग्री एंगल बनाएगा। और मैं बताऊं आपको कि लगातार ये जो डाइपोल है सेकंड केस में ये अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या रखा? फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। एक तो मेरे पास में ये आ गया कि एक इस तरीके से फिगर है। इन्होंने क्या रखा है कि इस फिगर में 3 चार्ज पार्टिकल है मेरे पास में, चार्ज पार्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि हम लोगों को दिखलाए गए हैं यहां पे। इन्होंने क्या रखा है कि सबसे पहले जो तीनों पार्टिकल्स हैं 1, 2 और 3, इन तीनों चार्ज पार्टिकल में से हमें हर एक चार्ज पार्टिकल का साइन बतलाना है कि वो कितना है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या क्या रखा है इन्होंने? विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। आगे इसको लेके हम आपको एक डेरिवेशन भी कराएंगे अगले वीडियो में जो आगे आने वाला होगा, बट अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। सबसे पहले आप अगर फिगर में ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जो मेरे पास में ए प्लेट है उस ए प्लेट पर कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो मेरे पास में बी आप देख रहे हैं प्लेट है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2
जो मूव कर रहे हैं वो किस तरफ को टर्न कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 होंगे उन पर कैसा चार्ज होगा, उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि जो पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 3 पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट बी, क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं प्लेट बी की तरफ आ रहा है। तो देखिए यहां से बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो रहा है। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों को क्लियर यहां से हो रहा है कि जो पार्टिकल 1 और 2 हैं उन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि पार्टिकल 3 जो होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पार्टिकल 1 एंड 2 डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, हेंस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जबकि जो मेरे पास में नेक्स्ट पार्टिकल होगा उस पार्टिकल पर अगर आप देखेंगे कैसा चार्ज होगा, मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज होगा यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था कि इन्हीं तीनों में से, चार्ज पार्टिकल्स में से, इन तीनों चार्ज पार्टिकल में से कौन सा चार्ज पार्टिकल ऐसा है जिसका चार्ज टू मास रेशियो अर्थात Q/m की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हम एक छोटा सा डेरिवेशन इसको अभी लेके बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में जाके मूव कर रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहां पे मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझा दूं तो ज्यादा बेटर होगा यहां पे आपके सामने। जैसे थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई मेरे पास चार्ज पार्टिकल है। एक टाइम में ये एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन जब से नई एनसीईआरटी अभी मॉडिफाइड किया हुआ है इन्होंने, तो उसमें से एडिशनल एक्सरसाइजेस सारी हटा दी हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में इसका डेरिवेशन भी था और एक न्यूमेरिकल भी था। देखिए चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई हम लोग यहां पे शीट ऐसे ले लेते हैं, दूसरी शीट ऐसे ले लेते हैं, और एक सामने हमारे स्क्रीन इस तरीके से। और जैसे आप समझिए यहां पर जैसे कोई भी चार्ज इन प्लेट्स पे नहीं है और एक कोई मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से इन प्लेट्स के बीच में एंटर करेगा। अगर कोई भी इन प्लेट्स पे चार्ज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए जब ये मूव करेगा तो वो सीधे यहां पे आके स्क्रीन पे आएगा। बट लेकिन अगर मैं इस पर नेगेटिव चार्ज ले लूं इस तरीके से और इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूं इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से यहां पर ये मूव करेगा। और हम लोग यहां पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हम लोग देख लेते हैं और ये चार्ज पार्टिकल यहां पे इस तरीके से ऐसे जा रहा है। और यहां हम लोग समझ लेते हैं ये इसकी लेंथ यहां पे एक्स एक्सिस में मान लेते हैं इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी L, और सपोज यहां पर आपने देखा वाई एक्सिस में यहां पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी Y, और जो इसकी एक्स एक्सिस में ux है मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है, u है। स्टूडेंट्स आपने इस टाइप का डेरिवेशन क्लास 11th में देखा होगा, प्रूव पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो सबसे पहले हम यहां पे एक बात बतलाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू कितना होगा, QE, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू किसके होता है, F अपॉन Q के। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर लें कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आप देखेंगे क्या हो जाएगा, F अपॉन M, और F की जगह अगर हम लोग रखें QE अपॉन M, ये हम लोगों ने यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके थे। देखिए यहां पर जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो आपको मालूम है एक्स और वाई दोनों एक्सिस में इसका मूवमेंट है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं हम। तो x इज इक्वल टू जैसे मान लीजिए आपको पता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो अगर x एक्सिस में है तो ux और यहां पे क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा।
और पर्टिकुलर जब चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा, पी पॉइंट पर होगा, यहां पे तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, एल, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, यू इंटू टी। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब कभी कोई पाथ पैराबोलिक पाथ पर मूव करता है कोई पार्टिकल, तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग द मोशन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा तो उसका एक्सेलरेशन यहां पे ax की जगह 0 और इनटू ये टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे मेरे पास में t इज इक्वल टू एल अपॉन यू, इस तरीके से एक इक्वेशन देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसी में देख लें मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मान लीजिए पार्टिकल वाई एक्सिस में भी चूंकि मूव कर रहा है, तो अगर हम लोग यहां पे देख लें मोशन अलोंग यहां पे वाई एक्सिस, और जब मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे तो y इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ये फिर से लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि वाई एक्सिस में यू वाई एंड ए वाई, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे वाई एक्सिस में सपोज इसने वाई डिस्टेंस कवर करी, और आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0 होगा, और हाफ और ए वाई ये आपके सामने यहां पे आ रहा है, ये आप सामने देखा है आपने, जो कि यहां पे क्यू ई और अपॉन नीचे कितना है एम और इंटू कितना है टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखेंगे हाफ यहां पे क्यू ई अपॉन एम और इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे दैट इज कितना होगा एल स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा यू स्क्वायर। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें एक चीज जो मैं यहां पे आपको बतलाना चाहूंगा, दैट इज क्यू अपॉन एम। बाकी तो देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, यहां पे आप देखेंगे सारी चीजें कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट अगर ले लेते हैं, यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो क्यू अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वाई के। ये चीज जानते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज रिप्रेजेंट करेगा कि वो चार्ज पार्टिकल यहां पे जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, समझ में आया कि नहीं आया, उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे यहां पे फिगर में जो मेरे पास में चार्ज पार्टिकल थर्ड था, यहां पे फिगर में देखेंगे चार्ज पार्टिकल थर्ड है, इसका अगर आप ध्यान से देखें तो डिफ्लेक्शन जो है कंपैरेटिवली 1 और 2 के ज्यादा है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए इस तरीके से मैंने पूरा आपको अच्छे से ड्राइव करके भी दिखा दिया, शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द कूलॉम्स फोर्स एफ वर्सेस आर स्क्वायर। यहां पे इन्होंने क्या रखा है, एफ वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर, where r is the distance between the two charges, each of pair of the charges 1 microcoulomb, 2 microcoulomb। एक तो मेरे पास में चार्जेस का पेयर सामने इस तरीके से दिखाई दे रहा, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, और दूसरे चार्जेस का जो पेयर है वो हमारे पास में दिखाई दे रहा है 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, यहां पे दोनों चार्जेस के नेचर लाइक हैं, वो रिपेल करेंगे, जबकि यहां पर आप देखेंगे एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो आप देखेंगे कि इनकी कंडीशन क्या होगी, ये अट्रैक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से कूलॉम्स लॉ के बारे में जानकारी है कि कूलॉम फोर्स जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। देखिए F आर स्क्वायर के इनवर्सली होगा नो डाउट, लेकिन अगर हम F और 1 अपॉन आर स्क्वायर की बात करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 अपॉन स्क्वायर के। और यह भी आपको मैं बता दूं कि F और जब 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ जानते हो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप होगा, समझ में आया कि नहीं आया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन बोथ द केसेस। अब इनके ग्राफ को हम लोग डिस्कस कर लें तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे जो पहला वाला था वो कैसा था, रिपल्सिव था। ओके, जो पहला वाला था उसका हमारे पास में ग्राफ कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके मिलेगा देखने को। और ये आप देखेंगे ये मेरे पास में कैसा था, अट्रैक्टिव था, जो मेरे पास में यहां पे आपने देखा इस तरीके से यहां पे देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज यहां पे हम लोगों को नोटिस करनी होगी
कि यहां पर अगर स्लोप देखा जाए तो स्लोप में आप देखोगे कि अट्रैक्शन का जो स्लोप है वो कंपैरेटिवली रिपल्सन के स्लोप से ज्यादा है। ये देखिए, ये स्लोप है और यहां पे ये स्लोप अगर आप देखेंगे तो बताओ इन दोनों में से कौन सा स्लोप ज्यादा है? आप देख रहे हैं अट्रैक्शन का स्लोप कंपैरेटिवली रिपल्सन के स्लोप से ज्यादा है, और जब रिपल्सन के फोर्स से ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा? रिपल्सिव फोर्स के होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने इस तरीके से कह रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल P placed in uniform electric field. Write the direction along which the torque act. हम लोगों को यह भी बतलाना है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास में टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। ओके बच्चों, तो क्यों ना हम लोग इसको डिस्कस कर लें। इस क्वेश्चन को एक डेरिवेशन पार्ट है, तो यहां पे इसको डेरिवेशन पार्ट को आप समझ लीजिए। इस तरीके से हम लोग यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए जैसे हम लोग एक फिगर देख लें, हम लोग यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये हम लोगों ने यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, जिसका मैग्नीट्यूड E है और इस तरीके से इसका डायरेक्शन है। एक कोई डाइपोल ले लेते हैं जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है। ये एक डाइपोल हम लोगों ने ले लिया इस तरीके से जो रखा हुआ है, और आपको जैसे कि मालूम है इस डाइपोल पर जो मेरे पास चार्जेस होंगे वो कौन से होंगे? -q एंड +q, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये दोनों चार्जेस यहां पर कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट हैं? 2a डिस्टेंस पर सेपरेट है। ये कोई AB में इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। आगे अगर हम लोग देख लें, मान लेते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q पे जो लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आपको मालूम है वो इस तरफ काम करेगा, F = QE। और अगर ये वाला मेरे पास है तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा F = यहां पे QE इस तरफ काम करेगा। ओके, अब अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लें यहां पे, और इसको भी हम लोग यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लें AB, और ये मेरे पास पॉइंट C है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो एक सिंपल सी ज्योमेट्री आपको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये BC और हाइपोटेनियस मेरे पास कितना हो जाएगा? AB। तो जरूरत पड़ने पर BC को मैं लिख सकता हूं 2a sin थीटा। तो इस तरीके से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2a sin थीटा, जो मैंने किया आपको दिखा दिया। और आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जब आप देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस F और F जो इस डाइपोल पे लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपस में इक्वल हैं, डायरेक्शन इनके ऑपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? एक कपल, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? एक टॉर्क। और जानते हैं जब ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये टॉर्क इसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि टॉर्क = फोर्स इनटू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे आप एक चीज समझ लीजिए कि फोर्स आपके सामने F दिख रहा है कोई भी एक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दिख रही है यहां पे? 2a sin थीटा। तो F की जगह हम लोग यहां पे क्या लिखने वाले हैं? QE, और इनटू आपको पता है 2a sin थीटा। और जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि Q × 2a क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो τ = PE sin थीटा, ये मेरे पास में टॉर्क आ गया। अगर आप इसका वेक्टर नोटेशन भी देना चाहें कि इसको वेक्टर नोटेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टॉर्क = वेक्टर P × वेक्टर E, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वैसे भी वेक्टर में हमने आप लोगों को पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि हमेशा ये जो टॉर्क होगा, समझ में आया, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा P और E इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और कभी भी आपने देखा होगा A × B = AB sin थीटा × n बताया था मैंने। तो मैंने कहा था A × B का डायरेक्शन हमेशा A और B के कैसे होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि जो टॉर्क है
यहां पे उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट फ्रॉम इट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा पावर पॉइंट पे इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये हम लोगों ने इसके डायरेक्शन की बात कर ली। इस तरीके से हम लोग चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमारे सामने क्या रखा है, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन एज सोन इन द फिगर। सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि दो डाइपोल्स हैं जिन्हें एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से अरेंज किया गया। आप देखेंगे एक डाइपोल आपको यह दिखलाई दे रहा होगा और दूसरा डाइपोल आपने देखा इस तरीके से दिखलाई दिया, आप एक्स वाई प्लेन में अरेंज है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजन ओ। हम लोगों को ओरिजन ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतलानी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड करना है कि यहां पर कितनी होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे सपोज आपने देखा दो डाइपोल थे, एक कोई डाइपोल इस तरीके से देखा आपने और एक कोई डाइपोल इस तरीके से देखा आपने, और इन दोनों डाइपोल पर आपने देखा एक्स वाई प्लेन में है। साइड में हम लोग यहां पे इस तरीके से चाहें तो एक एक्स वाई प्लेन को शो कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया था। ये कोई एक्स है और ये मेरे पास में एक कोई वाई है। यहां पर अगर आप चाहें तो देखेंगे ये मेरे पास माइनस क्यू है और ये आपने देखा कोई प्लस क्यू है, और यहां पे अगर आपने देखा ये माइनस क्यू है और ये मेरे पास में क्या है, आपने देखा प्लस क्यू है। और आपको पूरी डिस्टेंस तो डाइपोल की मालूम ही है कि कितनी होती है, दोनों के बीच में हम लोग 2a ले लेते हैं और ये इस तरीके से यहां पे हम लोग इसको दिखलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग अब इसको अगर डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर कि जो ये वाला डाइपोल है मेरे पास में जो वाई एक्सिस में है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे पास में वो कहां आपकी होगी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दैट इज E1। यहां पे अगर हम लोग चाहें दिखा सकते हैं कि ये डिस्टेंस यहां पे हमारे पास में क्या ये जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, E1। और ये वाला जो डाइपोल है, क्योंकि आपको पता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ डायरेक्शन होता है हमेशा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप देखेंगे ये क्या होगा, E2। और हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर इसकी हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इन दोनों की, E1 की इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, तो आपको पता है ये भी बहुत अच्छे से ओरिजिन पे अगर हम लोगों को निकालना है इसकी वजह से यहां पे निकालेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो इस चार्ज की वजह से, फिर इस चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज की वजह से अगर आप देखेंगे अवे, और इस चार्ज की वजह से देखेंगे तो टूवर्ड्स, तो देखो प्लस क्यू की वजह से अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ आएगा और माइनस क्यू की वजह से भी वो पॉइंट पे कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और जब इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप ऐड करोगे, क्योंकि नीचे आएगा, तो दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 वो आपके पास में आएगा। देखिए मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पे K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन A स्क्वायर, और चूंकि दोनों ही मेरे पास में इस तरीके से काम करेंगे तो माइनस जे कैप, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो अगर हम लोग इसको ऐड करके लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं -2KQ अपॉन A स्क्वायर, और यहां पर कितना, जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर बात कर लें इस माइनस क्यू, देखो अब यहां पे भी जो एक्स एक्सिस में मेरे पास डाइपोल है, इस डाइपोल पे भी दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आपको पता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अवे, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, टुवर्ड्स।
तो Q1 की वजह से इस तरफ जाएगा और माइनस Q की वजह से भी इस तरफ ही जाएगा। तो इसकी वजह से अगर हम लोग डायरेक्शन E2 को फाइंड आउट करेंगे तो E2 भी यहां पे मेरे पास आएगा। दोनों चार्जेस का जब नेट निकालेंगे प्लस Q और माइनस Q का, तो आपको पता है KQ अपॉन ए स्क्वायर। बस अब एक्सिस कौन सा है मेरा X, और X एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर काम करता है, आई कैप। तो देखिए दोनों की वजह से ये माइनस आई कैप और माइनस आई कैप, और जब इसको हम लोग यहां पे ऐड करेंगे तो माइनस के 2KQ अपॉन ए स्क्वायर और आई कैप। तो इस तरीके से आपने E1 और E2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अब चूंकि ये दोनों म्यूचुअली 90 डिग्री एंगल पर है यहां पे, और जब दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर हम E निकालेंगे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम लोग बात कर लेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगी, तो वो आपके पास में E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा E2 स्क्वायर। और आपको पता है यूनिट वेक्टर है इसका, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड जैसे ही निकालेंगे तो जे कैप तो वैसे ही गायब हो जाना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस यहां पे इन ब्रैकेट 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग यहां पे इसको लेंगे 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आएगा, अंडर रूट से ये पर स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यहां पे ये रहेगा 1 प्लस 1। तो जानते हैं स्टूडेंट्स ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 रूट 2 KQ अपॉन ए स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाता है इस तरीके से। अब अगर डायरेक्शन की बात कर लें तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है डायरेक्शन में, सपोज मान लेते हैं ये इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम सभी लोग अगर लगा दें tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, और जैसे कि आपको पता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, जो कि कितने हैं 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, इसमें भी 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाना है और 1 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आए? तो इस तरीके से आपने देखा कि अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में 45 डिग्री है। और यह भी दिखा दूं मैं आपको, टू इट्स यहां पे अगर आप देखेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस से है, और अगर मैं बात कर लूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो आप यहां से आपको मालूम है 225 डिग्री टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये डायरेक्शन यहां पे देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 225। आपको क्लियर ही हो रहा होगा, यहां से कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये यहां से यहां तक का 180 डिग्री है, और 180 में अगर ये 45 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा 225 डिग्री तक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।